SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार के बीएड द्वितीय वर्ष परीक्षा एमसीक्यू रूप में होंगे, तो उसके लिए हम रोज हर अन्य विषयों पर नई नई वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जितने प्रश्न हैं वो यूनिट 1 से होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या नीति और कार्यक्रम किसके विकास से संबंधित होना चाहिए? और ऑप्शन दिया है कि राज्य, और राष्ट्र, व्यक्तिगत। तो दोस्तों, जो जनसंख्या नीतियाँ और इसके कार्यक्रम है वो हमारे राज्य से भी संबंधित होना चाहिए और राष्ट्र से भी संबंधित होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य और राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय डैश 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 के जनसंख्या स्थिति के अध्ययन से है। और ऑप्शन दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया है यहाँ पे पूर्ति करना है, इसको भरना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन दिया है परिवार, समाज, देश, विश्व, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय परिवार के जनसंख्या स्थिति के अध्ययन से भी है, देश के भी जनसंख्या स्थिति के अध्ययन से है और विश्व के भी जनसंख्या और उसकी स्थिति के अध्ययन से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का संबंध विशेष रूप से किसके उत्थान से है? मतलब कि जो हम जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं वो किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, किसके विकास से है? तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक उत्थान से है, आर्थिक उत्थान से, सांस्कृतिक उत्थान से, उपरोक्त सभी उत्थान से। तो दोस्तों, जो जनसंख्या शिक्षा का संबंध है वो सामाजिक उत्थान से भी है, आर्थिक उत्थान से भी है और सांस्कृतिक उत्थान से भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को। अगला प्रश्न है कि बुखारेस्ट सम्मेलन 1974 के प्रमुख बिंदु क्या था? और ऑप्शन दिया हुआ है कि जीवन स्तर में वृद्धि, कानून द्वारा परिवार का सीमांकन, पुरुषों के बराबर स्त्रियों की भागीदारी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बुखारेस्ट सम्मेलन की, जिसको हम प्रथम विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन भी कहते हैं, ये 16 से 30 अगस्त 1974 में हुआ था। दोस्तों, तो इसके जो प्रमुख बिंदु थे वो जीवन स्तर में वृद्धि भी था, कानून द्वारा परिवार का सीमांकन भी था, पुरुषों के बराबर जनसंख्या की स्त्रियों की भागीदारी भी था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, बात करें इसके अन्य बिंदु के, तो अन्य बिंदु थी कि जन्म दर और मृत्यु दर में संतुलन करना, परिवार सीमित करने के उपाय, और 1984 तक 62 वर्ष तथा 2000 तक 74 वर्ष की आयु का लक्ष्य प्राप्त करना, यानी कि जो औसत आयु है जीने की वो 74 वर्ष सन 2000 तक प्राप्त करना था। स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना था। दोस्तों, ये जो भी बिंदु हम बताए हैं ये बुखारेस्ट सम्मेलन के बिंदु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? और ऑप्शन दिया है परिवार कल्याण की शिक्षा देना, जन्म और मृत्यु के बीच असंतुलन की जानकारी देना, भौतिक संसाधनों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं वो परिवार कल्याण की शिक्षा देना भी है, जन्म और मृत्यु के बीच असंतुलन की जानकारी देना भी है, मतलब कि वहाँ पे जन्म दर अधिक है कि मृत्यु दर अधिक है, दोनों समान है, इस तरह की जानकारी देना है, और भौतिक संसाधनों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना। दोस्तों, ये भी हमारा सही है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे भौतिक संसाधन हैं जो कि आने वाले भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जानकारी देना, मतलब कि हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ अधिक बढ़ें, इन सब चीज़ों को जानकारी देने के बारे में भी जनसंख्या शिक्षा का महत्व है, उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का आकार, प्रादेशिक वितरण, गठन एवं उनमें होने वाले परिवर्तन के भाग जो जन्म मृत्यु दर, प्रादेशिक देशांतर तथा सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाने जाते हैं, जननांकिकी का अध्ययन है। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब पूछ रहा है कि यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया है कि फिलिप एम हाउजर एंड डंकन, गेट्स, मेहता, लेविस।
तो दोस्तों ये जो कथन कहा गया है, ये कथन कहा गया है फिलिप एम हाउजर एंड डंकन के द्वारा। उन्होंने कहा था, जननांकी के अध्ययन के बारे में कथन दिया था कि जनसंख्या का आकार, प्रादेशिक वितरण, गठन एवं उनमें होने वाली परिवर्तन के भाग जो जन्म और मृत्यु दर, प्रादेशिक देशांतर तथा सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाने जाते हैं, यही जननांकिकी का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांकिकी के क्षेत्र में व्यापक विचारधारा रखने वाले विद्वान कौन कौन है? और ऑप्शन दिया है स्पेंगलर, मूर तथा राइडर, वांस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जननांकिकी के क्षेत्र में जो व्यापक विचारधारा रखने वाले थे वो स्पेंगलर भी थे, मूर तथा राइडर भी थे और वांस भी थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों जननांकिकी के क्षेत्र में जो अपना अलग अलग विद्वानों का अलग अलग दृष्टिकोण था, जैसे इसमें से कुछ संकुचित दृष्टिकोण के भी विद्वान थे। उनमें आ जाते हैं हाउजर, डंकन, जी.सी. व्हिपल, डब्ल्यू.जी. बर्कले, थॉमसन और लेविस। ये जो वैज्ञानिक है, विद्वान हैं, ये लोग जनसंख्या का संकुचित दृष्टिकोण रखते थे। और स्पेंगलर, मूर तथा राइडर, वांस, ये लोग जननांकिकी के क्षेत्र में व्यापक विचारधारा को रखने वाले थे। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का प्रकार, लिंगानुपात, आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? और ऑप्शन दिया है कि जनसंख्या के आकार के अंतर्गत, जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत, जनसंख्या के वितरण के अंतर्गत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो दिया है कि जनसंख्या का प्रकार, लिंगानुपात, आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या, इसका जो अध्ययन करते हैं हम, वो अध्ययन जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हम बात करें जनसंख्या के आकार, तो दोस्तों जनसंख्या के आकार के अंतर्गत हम जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें जनसंख्या वितरण, तो दोस्तों जनसंख्या वितरण के अंतर्गत हम जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या के घनत्व, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जनसंख्या की संरचना। अगला प्रश्न है, जन्म के उपरांत किसी भी समय जीवन के सभी लक्षणों का अस्थायी समापन है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। और ऑप्शन दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, डंकन, बुखारेस्ट सम्मेलन। तो दोस्तों ये जो कथन है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का कथन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि मृत्यु जन्म के उपरांत किसी भी समय जीवन के सभी लक्षणों का अस्थायी समापन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत कथन है? और ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कि जनसंख्या शिक्षा के लिए प्रयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री अच्छा है, जहाँ युद्ध की संभावना होगी वहाँ पर जनघनत्व भी अधिक होगा। और तीसरा है कि मानव समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक प्रधानता दी जाती है। और चौथा है कि अल्प विकसित देशों में पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक होती है। और दोस्तों बात करें अगर गलत कथन की, तो पहला कथन दिया है इसमें कि जनसंख्या शिक्षा के लिए प्रयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री अच्छा है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि जहाँ युद्ध की संभावना होगी वहाँ पर जनघनत्व भी अधिक होगा। दोस्तों ये कथन तो गलत है, क्योंकि जहाँ पर युद्ध की संभावना अधिक होती है वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, उनके जान की खतरा रहता है। तो ये प्रश्न हमारा, ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि मानव समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक प्रधानता दी जाती है। दोस्तों ये तो सही बात है। अल्प विकसित देशों में पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों का मृत्यु दर अधिक है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जहाँ युद्ध की संभावना होगी वहाँ पर जनघनत्व भी अधिक होता है। क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो ये हमारा दूसरा कथन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, और ये हमारा पर्यावरण शिक्षा से होगा। प्रश्न है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। और ऑप्शन दिया है कि ओजोन परत, बादलों की परत, कार्बन परत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो पराबैंगनी किरण है ये बहुत ही हानिकारक होती है। अगर हमारे स्किन पे डायरेक्टली पड़े तो स्किन कैंसर भी हो सकता है।
लेकिन इससे सुरक्षा ओजोन परत करती है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओजोन परत। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। दोस्तों ज़रूर यहाँ पर अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे टिक करके ही प्रश्न को करें। और देखिए ऑप्शन दिया है इसका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, मीथेन भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। चूँकि यहाँ पे बोल रहा है कि उत्पन्न नहीं करता है, तो नाइट्रोजन दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है ओजोन क्षेत्र का प्रभाव होता है, और ऑप्शन दिया है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, मौसम परिवर्तन होता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ओजोन छिद्र अगर हट जाएगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता है, मौसम परिवर्तन भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, और ऑप्शन है 1980, 1986, 1972, 1974। तो दोस्तों जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में बनाया गया था। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1980। दोस्तों अगला प्रश्न है पर्यावरण कानूनों को लागू करने में कौन सा बाधक है, और ऑप्शन दिया है कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति, जन सामान्य की अज्ञानता, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण कानून को लागू करने में कमज़ोर आर्थिक स्थिति भी बाधक है, जन सामान्य की अज्ञानता भी बाधक है, और सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज भी बाधक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में वर्णित कुल कितनी धाराएं हैं, और ऑप्शन दिया है 20, 36, 26, 25। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल 26 धाराएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 26। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जागरूकता के लिए किस विधि से ज्ञान देना महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन दिया है कि आगमन विधि, पर्यवेक्षक अध्ययन से, शैक्षिक पर्यटन से, और संचार साधन से। दोस्तों इसका आप लोग वीडियो को रोक करके ज़रूर कमेंट करें कि इसका उत्तर क्या होगा। तो अब बात करें ऑप्शन की, तो दिया है पहला आगमन विधि। तो दोस्तों सबसे अगर बेस्ट है पर्यावरण शिक्षा का संबंधित जागरूकता फैलाना तो वो है शैक्षिक पर्यटन विधि। दोस्तों शैक्षिक पर्यटन से जो भी बालक है वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, उसका अपने आप में एनालिसिस करेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शैक्षिक पर्यटन से। अगला प्रश्न है निम्न में से भौतिक पर्यावरण का निर्माण कौन करता है, और ऑप्शन दिया है भूमि, जल, वायु, सभी। तो दोस्तों भौतिक पर्यावरण हमारा भूमि, जल और वायु से मिलकर बना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन दिया है 5 सितंबर, 16 अगस्त, 16 सितंबर, 21 सितंबर। तो दोस्तों जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए कब और कौन सा संशोधन हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है कि 1976 42वां संशोधन, 1972 45वां, 1993 86वां, और 1973 73वें। दोस्तों बात करें इसका सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1976 42वां संशोधन हुआ था 1976 में पर्यावरण संरक्षण के लिए। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक आवश्यक सूचना, बहुत ही जल्द हम इस पर टेट और सीटेट की बैच शुरू करने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।